नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल के क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। और जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास सारी न्यूज़ लगभग डेली अपडेट होती रही होगी कि सरकार ने कुछ प्राइमरी स्कूलों को मिक्स मर्ज करने का जो निर्णय लिया था, वो हाई कोर्ट से भी पास हो गया। अब उसे आरक्षित रखा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, शिक्षा के अधिकारों का हनन होगा। लेकिन बाद में यह निर्णय आ गया जब सुनवाई हुई कि सरकार सही कर रही है। तो अब लोग जा रहे हैं, आगे जाने की बात कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए कि ये शिक्षा के अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनको ज़्यादा व्यय ना करना पड़े, ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, क्योंकि उनके पास पैसे होते कहाँ। वो अपने दैनिक जीवन को किसी तरह से चलाते हैं, और जब चलाते हैं तो भाई उससे जब उबरते हैं तब जाके वो शिक्षा की तरफ जाते हैं। जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप जीवन की आपूर्ति जब हो जाती है किसी तरह से, उसके बाद वह शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए यह चलाया गया था कि 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। लेकिन सरकार इसको किसी न किसी तरीके से बंद कर रही है। तो क्या ही किया जाए, मिक्स मर्ज कर रही है। तो इस पर लोग विरोध में उतरे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं उतरे। अगर पूरी तरीके से उतर जाएं लोग, तो सरकार यह समझ जाती कि लोगों को कंपोजिट मद्यालय की नहीं, कंपोजिट विद्यालय की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्त, कल माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, कल कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज फिर हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि आज की क्लास तो चलेगी ही। आइए देखते हैं और जानते हैं कि ऐसे कुछ न्यूज़, ऐसी कुछ खबर जहां पर ये होता है कि यार कुछ नौकरियों को छीन लिया जाए। सोचिए, 35,000 नौकरियों पर असर पड़ेगा, 35,000। तो सोच सकते हैं आप लोग, 35,000 पद पर फर्क पड़ने का मतलब तो बहुत होता है। जहां आप 10,000 पद नहीं दे पा रहे हो, 35,000 पद समाप्त कर दे रहे हो, तो ऐसी बातों से दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो यह भी रीजन होता है कि क्लास नहीं हो पाई। आइए आज की क्लास को देखते हैं। आज की आप क्लास जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पीईटी जो करवाया जा रहा है, उसे भाई हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आगे आगामी अगर उसमें भर्ती आ गई इसके बेस पर, तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो इसी बेस पर है, तो इसीलिए इसको जारी रखना जरूरी है। और कोई कार्य रुकने वाला तो है नहीं, चाहे जो भी हो। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, क्या प्रश्न कह रहा है। हाँ, फिजिक्स से प्रश्न है। आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी के प्रश्न लेता हूँ, उसमें से सारे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न, इस प्रश्न को हल कीजिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी हुई है। 2 मीटर लंबाई की, यानी कि लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 2 मीटर। कुल लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, लीजिए। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई यानी कि L बराबर 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और क्या कह रहा है, टेबल पर रखी चैन, उसकी लंबाई, टेबल पर रखी है उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जो ये चैन रखी हुई है, इसको लटकाया गया है एक टेबल से। तो टेबल से जो लटका हुआ चैन है, यानी कि टेबल से लटकी हुई चैन की लंबाई कितनी होगी,
ये दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और अगर हमको मीटर में चाहिए तो ये हम चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.6 मीटर। अगर मीटर में चाहिए होगा तो मीटर में रख लेंगे, सेंटीमीटर में चाहिए होगा सेंटीमीटर में रख लेंगे। दो चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब क्या ज्ञात करना है? फिर आगे देखते हैं। चेन का कुल द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है चेन का। चेन का वजन क्या है, यानी कि द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कैपिटल M बराबर कितना दिया है? 4 किलोग्राम। ठीक है, 4 किलोग्राम। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु, टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य, मतलब जो लटका हुआ चेन है उसको वापस टेबल पर पूरी तरीके से खींच लिया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? यानी कि यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कार्य जो होता है W बराबर F इंटू डी होता है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? जब यहाँ पे दे दिया है लंबाई और ऊंचाई और द्रव्यमान दिया है तो ये किस सूत्र से आएगा भाई? ये आएगा, कौन सा सूत्र होगा? mgh से आएगा, mgh से आएगा। ठीक है, ये वाले सूत्र से आएगा। अब ये किस सूत्र से आएगा? ये वाले सूत्र से आएगा, mgh से। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमें ये सारी चीजें अब निकालनी होगी। ठीक है, तो अब जब ये निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमें ये पूरा द्रव्यमान निकल आया, तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकालना होगा। किसका निकालना होगा? जो लटका हुआ चेन है उसका द्रव्यमान निकालना होगा। तो बताइए हमें कैसे निकालेंगे वो लटका हुआ द्रव्यमान? रुक जाइए थोड़ा सा इसको ऊपर। तो लटका हुआ जो चेन है उसका द्रव्यमान कितना होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें तो दी गई हैं। बस वही मिल जाइए यहीं पे। हाँ, इतनी चीजें दी गई हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम वो जगह मिल गई। तो ये सारी चीजें जब दी गई हैं तो अब द्रव्यमान अगर हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम? द्रव्यमान अगर हमें निकालना हुआ, जो लटका हुआ चेन है उसका द्रव्यमान, लटकी हुई चेन का द्रव्यमान हमें निकालना हो तो कितना हम निकाल सकते हैं? देख लीजिए। तो इसमें निकालते समय क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि लंबाई बटा द्रव्यमान गुणे जो लटकी हुई लंबाई है वो द्रव्यमान, ये कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे हम लोग लटके हुए चेन का द्रव्यमान। यहाँ लिख सकते हैं लटकी हुई चेन का द्रव्यमान। ये देखिए है चेन का द्रव्यमान। तो कैपिटल M बटा L गुणे स्मॉल l। इसको अब निकाल लीजिए, इसी पर मान रख दीजिए तो आ जाएगा। देखिए इसमें हमें इतना बड़ा सवाल तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आए हुए प्रश्न हैं जिसमें आपको इस तरह से निकालते हुए आपको प्रोसेस दिखा दे रहे हैं। लेकिन आपके पीईटी में ऐसा प्रश्न तो नहीं आएगा। ठीक है, पीईटी में आपके ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। आइए देखते हैं कितना है भाई? 4 kg बटा 2 गुणे कितना है? 0.6। अब इससे 2 काट देंगे तो ये 2 हो गया, 6 दूना 12, 1.2 हो गया, 1.2 हो गया ये। ठीक है, ये 1.2 हो गया द्रव्यमान, लटके हुए का द्रव्यमान है ये। तो केजी में आएगा ना, ये लटका हुआ है तो केजी में आएगा। ये भाई द्रव्यमान है, द्रव्यमान केजी में ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। फिर इसके बाद हमें हाइट निकालनी है, एच भी निकालना है। हाइट निकालनी होगी तब हम क्या करेंगे? हाइट निकालनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? L/2 कर दीजिए, हाइट आ जाएगी। L/2 करेंगे तो क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी, यानी कि H बराबर हमें निकालना है तो क्या कर दीजिए? H बराबर L/2 कर दीजिए। तो L कहाँ है? L का मान कितना है? L का मान अभी हमने कितना लाया भाई? L का मान हमने कितना लाया वो तो देख ही रहे हैं आप। अभी L का मान कितना हमने लाया भाई? कहाँ गया? 0.6। ये देखिए टेबल से लटकी हुई चैन की लंबाई यानी कि L बराबर, ये देखिए मान रखा हुआ है। तो कितना आ गया इसका मान? इसका मान है 0.6/2। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3। ये कितने में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा।
ये किस में आ जाएगा भाई, मीटर में आ जाएगा। अब देखिए सारी चीजें, हमें द्रव्यमान मिल गया, हमें ये वाला द्रव्यमान मिल गया, हमें ये वाला मीटर मिल गया, और हमें क्या निकालना है, जी। जी जानते हैं आप, जी आपके लगभग में जब लेते हैं तो ये तो होता है, कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग इसको मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली वाला। अप्रोक्सीमेटली नहीं तो ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हमें मानना कितना है, 10, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें दशमलव में है, तो कोई ऐसी चीज तो ऐसी ली जाए ताकि हमें सहूलियत हो जाए कि हम गुणा कर सकें। ठीक है, तो आइए ये चीजें हो गई, ये भी हो गई, तो अब आराम से निकाल सकते हैं हम, इस पे रख सकते हैं, आसानी से रख के गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। क्या क्या रखना है, यम का मान कितना था, 1.2, यम का मान 1.2 है, गुणे क्या है, तो ये देखिए एच का मान कितना है, एच का मान हमने निकाला है 0.3, फिर गुणे क्या निकालना है हमें, ये देखिए जी का मान कितना है, 10 है। अब इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इनको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, हाँ इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.12 इतना होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये हो गया, ये हो गया ना, हाँ ठीक है। अब इसी में 10 का गुणा करना है, 10 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.6, कितना हो जाएगा, 3.6। अब W बराबर क्या होता है, W है, तो W किस में निकल के आता है भाई, यानी कार्य किस में निकल के आएगा, जूल में निकल के आएगा, तो 3.6 जूल के बराबर होगा। अब देख लीजिए आप लोग, एक ही प्रश्न मैंने लिया, बेहतरीन प्रश्न है, एक ही प्रश्न लिया, बेहतरीन प्रश्न लिया है, देखेंगे आप कितना अच्छा प्रश्न था ये, इतने लंबे प्रोसेस में है, लेकिन आप प्रोसेस से, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था सिर्फ, कि कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है, बस आप उसके प्रोसेस को जानिए। आप उसके प्रोसेस को जान रहे हैं तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कुल लंबाई थी, कुल लंबाई से टेबल की लटकी हुई लंबाई दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है, इससे हमने वो जो लटकी हुई चेन है उसका द्रव्यमान निकाल लिया, कितना आ गया था, 1.2 kg, वो आ गया। फिर उसके बाद हमने हाइट निकालनी थी, तो ये जो लंबाई हमारी थी, टेबल से लटकी हुई चेन की लंबाई है, उससे हम क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, तो हमारी हाइट आ जाएगी। हाइट देखिए आ गई, हमारी हाइट नहीं, प्रश्न में हाइट जो देनी थी। अब ये हमें देख रही निकालना क्या था, जब इसने द्रव्यमान और क्या दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, और साथ में क्या दिया है, हाइट दिया है। तो इस पर हम लोग जब कार्य निकालते हैं, यहाँ बल नहीं दिया है, तो जब बल नहीं दिया है तो आप आसानी से mgh से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, mgh से निकाल सकते हैं। तो फिर उसके हमने क्या कर दिया, उसका मान रख दिया, गुणा करके आंसर निकाल लिया, आंसर देखिए आ गया। और ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जहां पर ये उत्तर लिखा हमने वहीं पर इसका उत्तर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो अब बताइए, मैंने प्रोसेस बाय प्रोसेस किया है, कुछ काटना नहीं पड़ा, कुछ मुझे हटाना नहीं पड़ा, मैंने कोई प्रोसेस नहीं भूला, मैंने स्टेप बाय स्टेप चला, आसानी से उत्तर आ गया, बस उत्तर आ गया। तो चलिए देखिए कितना बढ़िया प्रश्न, कितना बड़ा भले था, लेकिन इतना आसान सा प्रश्न था, स्टेप बाय स्टेप करते गए, आसानी से आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए भाई, दूसरे प्रश्न का उत्तर कीजिए। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, एक रबड़ बैंड को खींचते हैं, तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। इसको जब आप खींचते हैं तो वो ले जाके तान के स्थिर कर लेते हैं, तब आप उसको छोड़ते हैं, तब आप उसको क्या करते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो जब आप खींचते हैं, खींचकर वहां पर रोकते हैं रबर बैंड को, या फिर रबर को खींचकर यहां तक रोकते हैं, तो ये स्थित हो जाती है। इसलिए स्थित चीज में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर तो आ गया, आंसर आ गया तो आंसर लगा के निकलते हैं, ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। और जब उसको छोड़ते हैं ना दोस्त, एक हाथ से पकड़े रहिए, एक हाथ से तान के छोड़ दीजिए, फिर हाथ में इतनी तेजी से लगता है कि पूछिए मत, इतनी तेजी से लगता है कि हालत खराब हो जाती है। फिर ऐसा आपने किया है बचपन में, ऐसी चीजें बहुत, ऐसी बदमाशियां लोग किए हैं, खींच कर मार देते हैं किसी को तो बहुत तेजी से लगता है। आइए, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए यहाँ पर द्रव दिया है, प्लाज्मा दिया है, ठोस दिया, गैस दिया है, और पूछ रहा है इनके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कणों की गतिज ऊर्जा का मतलब ये है कि इसमें द्रव एक दूसरे से चिपके होते हैं, ठोस जो होता है इसके कणों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। अगर सबसे कम पूछा होता तो ये हो जाता, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम गतिज ऊर्जा,
किसमें होगा? तो ठोस में होगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन होगा? दूसरे नंबर पर देखिए कम में रहेंगे, द्रव में हो जाएगा, क्योंकि इनके कण आपस में चिपके होते हैं। इनके कण आपस में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं गैस और प्लाज्मा में। प्लाज्मा तो आपने सुना होगा कि गैस की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन उसके बाद बताया गया कि गैस की 2 अवस्थाएं और निकल के आ गई, एक तो प्लाज्मा अवस्था और एक आ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी जिसे कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो प्लाज्मा आपको देखने को मिल रहा है और गैसीय अवस्था देखने को मिल रही है। तो आप लोग तो यही जानते हैं कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दूर दूर किसके कण होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मा के। किसके होते हैं? प्लाज्मा के। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर बन जाएगा प्लाज्मा अवस्था। कौन सा बन जाएगा? प्लाज्मा अवस्था बन जाएगा, क्योंकि ये आयनित रूप में हो जाता है। ये किस रूप में चला जाता है? ये आयनित रूप में चला जाता है, इसलिए इसके कण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा में होते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे, यानी कि ऋणावेश और धनावेश मिलेंगे, तो उसमें विद्युत संचालित हो जाएगी और वो कण आयनित हो जाएंगे। आयनित कण गैस से भी तेजी से चलते हैं, गैस से भी तेज अवस्था से चलते हैं, इसलिए कौन हो गया? प्लाज्मा अवस्था हो गया। नहीं तो सिंपल रूप में अगर ये नहीं होता तो ये तो गैस अवस्था से ही हो जाता सबका, लेकिन ये इसमें गलत क्यों हो गया? ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसके कण आयनित होते हैं। अब आयनित कण ज्यादा गतिज ऊर्जा रहेंगे इसमें, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी इसमें। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10, 106 नहीं है यार, ये 106 नहीं होना चाहिए, 106 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ये 900 गुणे 10 की घाते 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? इकाई में यह ऊर्जा पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की घाते 3 जूल, ये बताया है, ठीक है। वहीं पर 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर किया जाए तो ये होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल, ये हो जाता है। तो अब हमें इकाई यूनिट वाणिज्यिक इकाई, जो वाणिज्यिक इकाई हमारी कौन सी है? घरेलू जो वाणिज्यिक इकाई होती है ऊर्जा की, वो ये होती है, एक काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना होता है। तो उसने इकाई पूछा है तो इकाई तो ये होती है, इकाई जब ये होती है उतने में भाग दे दो, इतने में भाग दे दोगे। देखो इतना आसान सा आंसर था इसका कि आप पूछिए मत। लीजिए आप इसको गुणा कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। गुणे इसको भी कर दीजिए, 6 हो गया, ये तो सीधा सीधा कट गया। अब इससे काटिएगा आप, तो इससे आप काटेंगे तो भाई आप काट के निकाल लीजिएगा। मैं आपको बता दूं तो ये आ रहा है कितना? 2, 5, 1 0 25, ये 250 आ जाएगा। और 250 किस में आएगा? यूनिट में आएगा। किसमें आएगा? यूनिट में आएगा, क्योंकि इसने इकाई पूछ रखी है। तो यूनिट कितनी हो जाएगी भाई? 250 यूनिट, 2500 यूनिट दिया है, देख लीजिए सब में दिया हो वही। तो ये आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन करेंगे ना, 2500 पे चले जाएंगे, 25 पर चले जाएंगे, बस 1 0 का हेर फेर करेंगे, इधर उधर आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन ये राइट आंसर मैं बता दूं आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे चलें, लीजिए आगे चलते हैं भाई। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग, संपीड़ित का स्प्रिंग का मतलब एक स्प्रिंग आपने दबा दिया है, एक स्प्रिंग को आपने दबाया, दबाकर आपने क्या छोड़ा जाता है? हाँ, दबाकर छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। अब बताइए उसमें क्या थी? स्थितिज ऊर्जा। जब दबाई गई है, दबाकर दबाया गया तो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे हम लोगों ने रबड़ खींचा था, रबड़ खींच के रखा तो स्थित हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई। उसी तरह से स्प्रिंग को जब हमने दबा दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई। लेकिन जब उसको हमने छोड़ा तो उसमें तेजी से गति होने लगती है, यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा आ जाती है, देख लीजिए। अरे भाई बताने की क्या जरूरत है, आप समझ जाइए ना। मैं आपको ऐसे व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं इनको। चलिए आगे चलें। प्रश्न नंबर 6। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। इसकी किसके साथ वृद्धि होती है भाई? इसकी किसके साथ वृद्धि होती है? इतना बड़ा नहीं होना है भाई, आ जाओ अपने रूप में आ जाओ। किसके साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है भाई? तो इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, हाइट के साथ इसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। ये प्रश्न आपके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है।
आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, ये लीजिए। आ गया आपका केमिस्ट्री का प्रश्न। केमिस्ट्री का प्रश्न है, हल कीजिए। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी में आपका जो सबसे हल्का तत्व है, तत्व पूछ रहा है, गैस नहीं पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है। अब बताइए, तो इसमें से पूछ रहा है ना, इसमें से पूछ रहा है। यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन की बात ही नहीं किया है, हीलियम और हाइड्रोजन की यहाँ बात ही नहीं किया है। तो यहाँ पे कौन है? तो भाई यहाँ पे बचा लिथियम, उनके बाद कौन बचा है? लिथियम बचा है। और प्लेटिनम क्या है? सबसे मजबूत, सबसे सब में नहीं, सबसे मजबूत धातु। सबसे मजबूत धातु कौन सी है? तो मजबूत धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। सबसे मजबूत धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। और सबसे हल्की इसमें पूछ रहा है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है, ना कि पूरी आवर्त सारणी में पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8। यूरिया है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं भाई, कमेंट करके बताइएगा जरा, यूरिया का क्या सूत्र होता है। कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया का सूत्र बता दीजिए, आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। जल्दी से यूरिया का सूत्र बता दीजिए, तो ऑप्शन आपका जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा। बड़ा आसान सा होता है। कमेंट कीजिए यार, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कैसे समझ में आएगा? आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। चलिए, तो इसमें से क्या होगा भाई? यूरिया का सूत्र क्या होता है? चलिए, ये जानते हैं ना आप लोग, NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये होता है। इसको आप लोग कहीं कहीं देखेंगे CH4 N2O ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलते हैं NH2 और हो गया ना सही? हाँ, हो गया। कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे, इनके अणुओं को देखा कीजिए, अणु बराबर हैं कि नहीं है। अणु अगर बराबर है तो समझ में आ जाता है। उसके बाद देखिए NH2 यानी कि नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो अब बताइए, इसमें से सोडियम कहीं दिख रहा है? सोडियम नहीं दिख रहा है, तो सोडियम नहीं है। फास्फोरस कहीं दिख रहा है? नहीं है। पोटेशियम कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा NH2CO NH2 इसका आंसर होता है। नहीं, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। ये यूरिया का सूत्र हो गया, आपके यूरिया का सूत्र है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा जब सूत्र देखे हैं। सूत्र में बाकी सोडियम दिख ही नहीं रहा है कहीं। निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? बहुत आसान सा, बेहद आसान सा प्रश्न है ये, आप लोगों के लिए बेहद आसान सा प्रश्न। तो कैसी लग रही क्लास जरूर बताया कीजिए भाई। आप लोगों के लिए ये प्रश्न, जो चुनिंदा प्रश्न लाए जाते हैं, ये बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इनको अन्यथा ना लीजिएगा कभी। अगर आप अन्यथा लेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगी यूपीपी वालों की। कुछ लोगों ने छोड़ा और क्या पता लगा कि उनकी ऐसी की तैसी हो गई, फिर बेचारे सेलेक्ट ही नहीं हुए, कुछ प्रश्नों से रह गए। अगर भटके नहीं होते तो आसानी से हम लोगों के साथ जुड़े होते और हो जाते। उसी तरह से टीईटी में देखेंगे, यूपी टीईटी में देखेंगे, टीईटी में देखेंगे, कुछ बच्चे भटकते हैं, और जो भटकते हैं वो भटक ही जाते हैं। उनका तो काम ही भटकना। जैसे हाइड्रोजन है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। आप आवर्त सारणी में जाएंगे तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं होता है, वो कभी दाएं मिलेगा कभी बाएं मिलेगा आपको। क्यों मिलता है? क्योंकि ये भटकती आत्मा है, और ये लोग भी भटकती आत्मा होते हैं, स्थान निश्चित ही नहीं हो पाता है। चलिए बताइए, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो सार्वत्रिक विलायक का मतलब यार सबके साथ घुल मिल जाना, सबके साथ घुल मिल जाना यानी कि घुलनशील हो जाना, घुल मिल जाना या सबको अपने में मिला लेना। तो ये बताइए कि एल्कोहल सबके साथ मिल जाता है? नहीं ना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे कहते हैं आप लोग, H2SO4, और C2H5 वो तो है ही, जानते हैं। बेंजीन क्या सबके साथ मिल जाती है? नहीं। बचा क्या? पानी।
पानी ही सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पानी में कुछ भी किसी में ना मिला पाएंगे लेकिन पानी में जरूर मिला देते हैं। तो दारू भी मिल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिल जाता है, नमक मिल जाता है, चीनी मिल जाता है, और कोई रस मिलाई है वो सब मिल जाता है, कोई भी चीज मिलाई है उसमें मिल जाता है, प्यार से मिला लेता है सबको अपने आप में। कौन? जल, H2O। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? इसमें पूछा गया है पानी में घुलनशील नहीं है, कौन सा ऐसा लवण है? सब के सब लवण रखे गए हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यार साबुन बनाया जाता है, और साबुन क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट है, ये भी पानी में घुलनशील है। इससे भी क्या बनाया जाता है भाई? इससे भी क्या बनाया जाता है आपका? क्या बोलते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन के साथ साथ ये साबुन ही बनाया, चलो साबुन ही लिख देते हैं, इससे भी साबुन बनाया जाता है। और ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं कि ये भी पानी में घुलनशील है, ये भी पानी में घुलनशील है। बचा क्या फिर? बचा आपका बेरियम कार्बोनेट। ये जो बेरियम कार्बोनेट बचा, ये वाला भाई, ये पानी में घुलनशील नहीं, पानी में अघुलनशील होता है। ये पानी में अघुलनशील होता है, इसीलिए ये पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है? घुलनशील, और ये क्या है? अघुलनशील है, इसीलिए इसका आंसर कौन बन गया? इसका आंसर बन गया बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 प्रश्न हो गए, यानी कि 5 प्रश्न और होने चाहिए। ये लीजिए, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कौन केवल एक ही तत्व से बना है, ये पूछ रहा है। तो आप इनके संगठन से पूछे है प्रश्न, संगठन से प्रश्न पूछा है। बालू, बालू आप जानते हैं मिट्टी और पत्थर से बने हुए चीजें हैं, मिट्टी और पत्थर से बनी हुई चीजें हैं। कांच, कांच आप देखते हैं कई तत्वों से, PbO4, अच्छा ये तो PbO4 सिंदूर का हो गया यार। लेड, पीबी, लेड जो होता है, ये जो होता है कांच, कांच भी कई तत्वों से मिलकर बनता है, यौगिक है, ये भी एक प्रकार का यौगिक है, और ये भी एक प्रकार का यौगिक है, और ये भी, ये तो आप जानते ही हैं H2O होता है यार, सिंपल सा है, ये भी एक प्रकार का, जल भी एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। हीरा जो है, हीरा सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है, सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। और हमारे प्रश्न में हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक तत्व है, पदार्थ है जो एक प्रकार के तत्व से मिलकर बना है। तो एक प्रकार के तत्व से मिलकर कौन बना है? कार्बन बना हुआ है। इसका संगठन क्या होता है? एक ही तत्व से होता है। ठीक है, चलिए आप समझ में आ गया, ये सब यौगिक हैं, और ये बेचारा यौगिक नहीं, एक तत्व से बना है, पदार्थ है लेकिन कार्बन से ही बना है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हीरा। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये लीजिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये बताना है। सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो मैं आपको बता दूं, सूर्य जो होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। अब बताइए, हीलियम एक हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं, तो कौन सबसे ज्यादा हुआ? हाइड्रोजन हुआ ना, 1H1 1H1 1H1। जब ये मिलते हैं 2H2 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? 2H2 बना लेते हैं, 2H2 बना लेते हैं। और 2 किसका क्रमांक होता है? 2 क्रमांक होता है आपके हीलियम का। तो 1H1 1H1 ये दोनों जब मिलते हैं क्या बना लेते हैं? 1H2 बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे? 2H2 बना लेते हैं। 2H2 का मतलब ये क्या होता है? क्रमांक हीलियम का हो जाता है। और ये बताइए, ये दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, तो ज्यादा कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ या हीलियम हुआ? बताइए, हाइड्रोजन हुआ या हीलियम हुआ? दोनों में से बताइएगा। और इनको काट दीजिए, ये तो नहीं जाएंगे, ये दोनों काट दीजिए। अब इसमें से आप मुझे कमेंट करेंगे कौन सा होगा। मैंने पूरा आपको सिद्ध करके बता दिया कौन सबसे ज्यादा होगा। कमेंट करके आप बता दीजिए मुझे कि सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने यहाँ हल करके बता दिया, और यहाँ 2 ही चीजें हैं, मैंने 50-50 कर दिया है। कोई दिक्कत अगर हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे चलें। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 13। बैंकों को भेजी गई राशि या न्यायिक जमा जैसी बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? किस प्रावधान के तहत आते हैं? तो ये आपके आरबीआई से प्रश्न है, और ये आपके आरबीआई के साथ साथ संवैधानिक रूप से इनको लिखा गया है कि जो आप ये डीडी जमा करते हैं, जो आप अपने वो कटवाते हैं, चालान वालान कटवाते हैं, ये कहाँ जाता है? तो ये जाता है आपके भारत का सामाजिक कोष, नहीं,
भारत का सामयिक कोष में नहीं जाता है, आपातकाल निधि में नहीं जाता है, भारत की आकस्मिकता में नहीं जाता है। जाता किस में है? तो भारत का सार्वजनिक खाता। भारत का सार्वजनिक खाता यानी कि भारत सरकार का सार्वजनिक जो खाता होता है, पब्लिक का जो होता है, आप चालान कटवाएंगे या डीडी वीडी जमा करते हैं, जो वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है भारत का सार्वजनिक जो खाता होता है उसमें जाता है। तो ये जाता है अपने पब्लिक के लिए जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के कारण वो गायब ही कर दिया जाता है, लोगों को मिल ही नहीं पाता है। आइए प्रश्न नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। अरे यार, वरीयता किसमें किसमें दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने? रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसमें किसमें वरीयता दी है? वरीयता दिया है, कृषि में दिया है, शिक्षा में दिया है, निर्यात ऋण में दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी को अलग रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी को कहाँ रखा गया है? अलग रखा गया है। तो ये इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको शामिल नहीं किया गया। किसको नहीं? सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल नहीं किया गया है। शिक्षा में शामिल किया गया। भाई शिक्षा को इस समय इतना बुरी तरीके से दबाया जा रहा है, इतना बुरी तरीके से दबाया जा रहा है कि क्या ही कहना है। तो आप खुद उस पर कुछ टिप्पणी कीजिए तो आपको उठाकर गायब कर दिया जाएगा, आप पर केस लगा दिए जाएंगे। डर के मारे कोई बोलने वाला नहीं है। भाई किसी तरह से कुछ लोग हिम्मत करते हैं तो उनको फिर से दबा दिया जाता है, कहीं ना कहीं किसी नियम से उनको दबा दिया जाता है। बताइए, तो शिक्षा का हनन इस समय इतना ज्यादा हो रहा है कि आप क्या ही कहेंगे। आइए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो चल निधि होता है, समायोजन होता है, ये किस वर्ष शुरू किया गया था? चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो किस वर्ष शुरू की गई थी यार? तो ये 1998 में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन नंबर आपके 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, इसी वर्ष ये क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और मुझे लगता है कि 15 प्रश्न हैं, तो 15 ही प्रश्न मेरे पास थे और इसके बाद प्रश्न नहीं होने चाहिए। चलिए, नहीं है तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप पूर्वांचल के क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। तो दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्रश्नों का जो हल होता है उसे कमेंट जरूर किया कीजिए। लाइक आपकी मर्जी हो तो कर दिया कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़िए और सफलता अर्जित कीजिए, वही हमारा सबसे बड़ा क्या होगा? उपहार होगा। तो ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं, फिर मिलते हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ अगले वीडियो में आपसे कल। आज के लिए जय हिंद।